हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो आपकी एआईबी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को कितनी बार जो है अमेंड किया जा चुका है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो केवल एक बार अमेंड हो चुका है, और इसे अमेंड किया गया था किस अमेंडमेंट के द्वारा? तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो हुई थी उसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था। साथ ही हमने प्रीएम्बल के अंदर इन 3 शब्दों को भी शामिल किया था। क्या थे वो शब्द? वो शब्द थे, पहला शब्द था हमारा सोशलिस्ट, दूसरा शब्द था हमारा सेक्युलर, और तीसरा शब्द था हमारा इंटीग्रिटी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन किस चीज़ से संबंधित है? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ से लिया है हमने? प्रीएम्बल से। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन यह है कि प्रीएम्बल के अंदर जो हमने वर्ड शामिल किए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, इसका आइडिया हमने किस रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके इसे इंसर्ट किया है? तो फ्रेंच जो रिजोल्यूशन है इसके द्वारा इंस्पायर होकर हमने इन शब्दों को अपने प्रीएम्बल के अंदर इंसर्ट किया था। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, जो बात करता है कि प्रीएम्बल सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी किन के लिए? इंडिया के सिटीजन्स, इंडिया के लोग, इंडिया के सिटीजन, या इंडिया की टेरिटरी में जितने भी पर्सन लिविंग हैं उन सभी के लिए। तो जब हम प्रीएम्बल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखी गई है कि प्रीएम्बल सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। मैंने एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन भी की है। क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? वहाँ पर लिखा गया है, वहां पर क्या लिखा गया है? वहां पर लिखा गया है कि द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द प्रीएम्बल एज टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन एंड प्रमोट फैटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये चीज़ वहाँ पर लिखी गई है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रीएम्बल के अंदर टोटल कितने शब्द है, कितने शब्द से हमारा प्रीएम्बल बना हुआ है? तो जब हम प्रीएम्बल को काउंट करते हैं हर एक वर्ड को, तो वो टोटल 86 हमारे वर्ड बनते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, जो रिलेटेड है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में भारत के संविधान की प्रस्तावना पर आधार बनने वाला वस्तुनिष्ठ संकल्प को प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? तो इसको हमने किया था किसके द्वारा? किसने प्रेजेंट किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे प्रेजेंट किया था। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो कि एक स्टेटमेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इस स्टेटमेंट को काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करके आप इसे याद कीजिए। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट यह है कि प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, यानी कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने की एक कुंजी है। यह किस केस के अंतर्गत कही गई थी? क्या ये केशवनंदा भारती केस में कही थी, या री बैरो बैरी केस में कही थी, या मिनर्वा मिल केस में कही थी, या इनमें से कोई सा भी नहीं है? तो यह स्टेटमेंट हमने ली थी किससे? री बैरू बेरा केस से उसके अंदर से ली थी। उस केस के अंतर्गत यह स्टेटमेंट कही गई थी।
अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न संबंधित है कि जो हमने प्रीएम्बल के अंदर इन सभी शब्दों को शामिल किया है, इसकी सही सीक्वेंस क्या है, सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारा कौन सा वर्ड, सोवरन, उसके बाद आता है सोशलिस्ट, फिर आता है हमारा सेक्युलर, फिर आता है हमारा डेमोक्रेटिक, फिर आता है हमारा रिपब्लिक। तो ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो बात करता है किस विषय में, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के बारे में। तो जब हम आर्टिकल 25 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा गया है, वहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है। सेक्शन आर्टिकल 25 के फर्स्ट जो पॉइंट है उसको पढ़ते हैं, फर्स्ट पैरे को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ and to other provision of this part, all people are equally entitled to the freedom of conscience and the right freely to profess, practice, promulgate religion। तो सेक्शन 25 वो सेक्शन नहीं, आर्टिकल 25 से हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो बात करता है किसके बारे में, पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो जब हम आर्टिकल 315 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बात की गई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है थ्योरेटिकली उसे अमेंड करने की पावर दी गई है पार्लियामेंट के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा। किस आर्टिकल में बात की गई है, तो जब हम आर्टिकल 368 के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है कि पार्लियामेंट को अमेंड किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो रिलेटेड है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो रिलेटेड है अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने से। तो जब हम आर्टिकल 17 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस साल का एक्ट है, 1935 का। साथ ही यहाँ पर बात की गई है इस एक्ट के अनुसार इन सभी में से किस विषय को शामिल किया गया है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। हमारे संविधान में 3 लिस्ट बताई गई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट की बात हो रही है। तो हमारे कंकरेंट लिस्ट के अंदर इन सभी विषय को शामिल किया गया है, मैरिज को भी, डिवोर्स को भी और क्रिमिनल लॉ को भी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो संबंधित है हमारा सीआरपीसी से, सीआरपीसी 1973 से। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा अगर वो स्टेटमेंट ली गई है 164 के अंतर्गत। जब हम कहते हैं ना 164 का बयान दर्ज किया गया है तो कौन कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, क्या वो पुलिस ऑफिसर करेगा, क्या वो जुडिशल ऑफिसर करेगा, या फिर ये दोनों करेंगे, या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। तो जो जुडिशल ऑफिसर होते हैं वो इस सेक्शन के अंतर्गत स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में जो रिलेटेड है कि इन सभी में से कौन सी सेक्शन है सीआरपीसी की जो यह बात करती है कि पुलिस की यह ड्यूटी है कि वो जिस पर्सन को उसने अरेस्ट किया है वो अरेस्ट होने से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उस पर्सन को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो जब हम सेक्शन 57 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर यह बताया गया है।
सेक्शन 57 में क्या बात कही गई है, वहाँ पर यह कहा गया है कि पर्सन जो अरेस्ट है उसे 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, जो बात करता है कि इन सभी में से कौन सी सेक्शन है सीआरपीसी की जो बात करती है फ्री लीगल एड के बारे में। तो जब हम सीआरपीसी की सेक्शन 304 को पढ़ते हैं, 304 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बात की गई है कि सर्टेन केसेस में स्टेट एक्सपेंसेस पर एक्यूज्ड को क्या दी जाएगी, फ्री लीगल एड दी जाएगी एज एन, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उसके केस को सेटल्ड करने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है इन सभी में से जो बात करता है कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में। कंपाउंडेबल ऑफेंस किसे कहते हैं, जो समझौते लायक ऑफेंस होते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 320 को, सेक्शन 320 किसकी, सीआरपीसी की, तो वहाँ पर बात की गई है ऑफेंस के कंपाउंडिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सीआरपीसी के सेक्शन 167 के अनुसार जो एक्यूज्ड पर्सन है उसे पुलिस कस्टडी में रिमांड के लिए दिया जाता है या भेजा जाता है, तो उसको कितने टाइम से ज़्यादा के लिए रिमांड पर नहीं रखा जा सकता, क्या 7 दिन या फिर 15 दिन, 30 दिन या फिर 60 दिन। तो 15 दिन से ज़्यादा वहाँ पर उसे पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती, जो कि बात करता है हमारा सेक्शन 167 का सबसेक्शन 2, जहाँ पर लिखा गया है कि यह टर्म जो है वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। अब हम बात करते हैं हमारे साइबर लॉ के बारे में कि साइबर लॉ किस बारे में बात करता है। क्या ये इंटरनेट से संबंधित सभी एक्टिविटीज़ की बात करता है, या आईपीआर से संबंधित है, या फिर ई कॉमर्स से संबंधित है, या फिर ये इन सभी से संबंधित है। तो साइबर लॉ जो है वो संबंधित है इन सभी से। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में जो रिलेटेड है किससे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से हमने ये लिया है। यहाँ पर बात की गई है ऑथेंटिकेशन टू बी इफेक्टेड बाय यूज ऑफ सिमेट्रिक साइक्रोटॉप सिस्टम एंड हैश फंक्शन इज नोन एज। ये स्टेटमेंट जो है वो बात करती है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 3 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर यह स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।